हेलो बच्चों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी फिजिक्स की क्लासेस सुचारू रूप से स्टार्ट हो चुकी है और दो क्लासें हो चुकी है। आपने दोनों वीडियो देख लिए होंगे, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। अगर बहुत लोगों की क्वेरी आएगी सर नोट्स नोट्स नोट्स, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे साल गर्भित या मैं कहूँगा सिस्टमेटिक नोट्स आपको हमारी जो आरबीएससी ऑनलाइन की जो ऐप है उस पर मिल जाएंगे। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सारे नोट्स आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप नोट्स मेरे साथ भी बना सकते हो। और आपको पता है कि अपन बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। सारी चीज़ें अपन प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए चलेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आप सबको पता है कि ये बल का नियम है। इससे ये इसका कौन सा नियम है? ये बल का नियम है। और इससे बल की परिभाषा मिली थी। किसकी परिभाषा मिली थी? बल की परिभाषा मिली थी। किसकी परिभाषा मिली थी? बल की परिभाषा मिली थी। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल या किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है, आरोपित बल होता है, वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किस में परिवर्तन की दर के? संवेग में परिवर्तन की दर पे समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती dp बटा dt। यहाँ P क्या है? P वस्तु का रेखीय संवेग है। कौन सी वस्तु का? जिस वस्तु पर आपने बल लगाया। क्या किया है? जिस वस्तु पर आपने बल लगाया है। कौन सा संवेग है? रेखीय संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे हम इसको? लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। क्लियर है? प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। जनरली कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो F इक्वल टू के dp अपॉन dt, या इसको और अच्छे से अपन बोलते हैं F इक्वल टू dp अपॉन dt। F इक्वल टू dp अपॉन dt। अब क्या होता है रेखीय संवेग में? सारी बातों को एक एक करके क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो आपको क्या बोला? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जब भी वर्ड आता है दर, मतलब किसी के सापेक्ष संवेग क्या होता है? परिवर्तित हो रहा है। यहाँ संवेग किसके सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है? यहाँ संवेग समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए से बोल रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर। अभी मैं आगे और चीजें सिखाने वाला हूं। ठीक है, आगे चलते हैं धीरे से। सर आपने लिखा F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगर संवेग ये सदिश राशि है तो dp बटा dt। संवेग क्या होता है? साथ में यह समझा देता हूं मैं। संवेग होता क्या है? संवेग क्या होता है? संवेग का मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को अपने लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। समझिएगा एक बात, मान लो एक वस्तु है और इसका द्रव्यमान m है और इस पर एक बल लगाया F। क्या लगाया? F। मान लेता हूं मैं इसका प्रारंभिक वेग u है। क्या है? प्रारंभिक वेग u है। मैंने इस पे बल लगाया और कुछ समय बाद इसका वेग कितना हो गया? वस्तु का वेग v हो गया। क्योंकि बल लगाने पर आपको पता है वेग में परिवर्तन होगा।
तो यहाँ अगर मैं वेग में परिवर्तन पूछूं तो कितना हुआ, आपने बोला वेग में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये क्या हो गया, इसके वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया। तो इसका संवेग कैसा लिखा जाएगा, m इंटू डेल्टा वी, या इसको मैं लिखूं m इंटू वी माइनस यू, ये वस्तु का संवेग होगी। अगर मान लो वेग में परिवर्तन में लगने वाला समय t था, वेग में परिवर्तन में लगने वाला समय t था, तो संवेग में परिवर्तन की दर अगर निकालनी है, तो अगर मैं दर निकालनी है तो मैं इसको क्या करूंगा, दर निकालनी है तो क्या करूंगा, अगर t बराबर यहाँ 0 था और t बराबर यहाँ पे क्या लगा, t लगा, मतलब यहां से यहां तक वेग में परिवर्तन में जो समय लगा वो t था, तो ये जो संवेग में परिवर्तन की दर तो v माइनस यू बटा टी, इसी को मैंने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो लिखा है dv बटा dt, और इसी को ही हमने बोला है संवेग में परिवर्तन की दर, ये dv अपॉन dt, m इंटू डीवी अपॉन dt, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो m इंटू डीवी अपॉन dt। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, d बाई डी टी m इंटू वी, m इंटू वी, और अगर मैं कह दूं द्रव्यमान नियत है, अगर मैं कह दूं द्रव्यमान नियत है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dv बटा dt। अगर मैं कह दूं द्रव्यमान नियत है, क्योंकि संवेग की परिभाषा मैं दे चुका हूं, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अगर मैं द्रव्यमान को बाहर ले लूं तो वेग में परिवर्तन बटा समय, और आपको पता है किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको त्वरण बोलते हैं। और m इंटू ए, यही तो बल की परिभाषा है, यही तो बल की क्या होती है, परिभाषा होती है, बोलो हाँ या ना, यही तो क्या होती है, बल की परिभाषा होती है, बोलो हाँ या ना। ये परिभाषा कब लिखनी है, ये परिभाषा कब लिखनी है, जब वस्तु का द्रव्यमान नियत है, m यानी कि m द्रव्यमान, m का मतलब है द्रव्यमान, वो द्रव्यमान कैसा है, यहाँ पर नियत है, द्रव्यमान नियत है, और केवल वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो बल F बराबर क्या बनता है, ma बनता है, यानी कि ये किसी वस्तु पर लगने वाला बल है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या कोई जरूरी है क्या सर कि हमेशा वस्तु का, क्या कोई जरूरी है क्या सर कि हमेशा वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे, कई बार वस्तु के द्रव्यमान परिवर्तित भी हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर उस समय क्या करेंगे हम लोग, उस समय हम क्या करेंगे, मान लो एक आप क्या कर रहे हो, एक सपोज करो कि एक आदमी गेहूं की बोरी लेके जा रहा है, ठीक है, सपोज करो एक आदमी गेहूं की बोरी लेके जा रहा है, तो गेहूं की बोरी में क्या कर दिया गया है, छेद कर दिया गया है, गेहूं की बोरी में क्या कर दिया गया है, छेद कर दिया गया है। और अगर गेहूं की बोरी में छेद कर दिया गया है और वस्तु आदमी यहां से यहां तक जा रहा है, क्या तो क्या द्रव्यमान समान रहेगा क्या, अगर यहाँ m था तो m रहेगा, नहीं सर, यहाँ पे अब द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, धीरे धीरे गेहूं इससे क्या हो जाएगा, गिरता रहेगा। तो इस स्थिति में बल तो लग रहा होगा, बिल्कुल बल लग रहा होगा। तब इस स्थिति में बल की गणना कैसे करेंगे, इस स्थिति में अपन बल की गणना कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। मान लो अभी मैंने सूत्र लिखा F इज इक्वल टू dp बटा dt, क्या लिखा मैंने, dp बटा dt। ध्यान दीजिएगा, P क्या है, यहाँ रेखीय संवेग है, P क्या है, यहाँ पर रेखीय संवेग है। अगर ये P रेखीय संवेग है तो जरा देखिए, क्या मैं अभी बताया था रेखीय संवेग को क्या लिख सकता हूँ, m इंटू वी, m इंटू वी। मैं ये मान के चलता हूँ m भी परिवर्तित हो रहा है और v भी परिवर्तित हो रहा है। और आपको पता है कि अवकलन जब आपने पढ़ा था तो आपको पता है कि सब दो राशियां परिवर्तन हो और गुणा में लिखी हुई हो, दोनों राशियां परिवर्तित हो तो गुणा में लिखी हुई हो, तो यहाँ हम अवकलन का प्रयोग करते हैं और अवकलन के उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन सा, जो आपने पढ़ रखा है, कौन सा, u इंटू वी वाला याद कीजिए, u कांस्टेंट, v का अवकलन प्लस v कांस्टेंट, u का अवकलन। जरा देखते हैं, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। अगर एक बार मैं बोलता हूँ m नियत है तो ये लिखेंगे dv बटा dt, u कांस्टेंट, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u v लगा रहा हूं, तो v प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, v कांस्टेंट, u में परिवर्तन। तो यहाँ देखो, अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पर
v परिवर्तन हो रहा है, v में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि d बटे डी टी ऑफ v मतलब v में परिवर्तन की दर, d बटे डी टी ऑफ m मतलब m में परिवर्तन की दर। इस बार m नियत नहीं है, इस बार m नियत नहीं है। सर क्यों नहीं है? अभी बताया ना कि जब आप बोरी लेके जा रहे हो, आप नहीं, मजदूर ले जा रहा है बोरी, आप तो पढ़ रहे हो, आपका काम तो पढ़ना है। तो जब मजदूर बोरी लेके जा रहा है तो क्या हुआ, क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ, गेहूं गिर रहा है, गेहूं गिर रहा है, तो द्रव्यमान में क्या हो रहा है, वहां पर परिवर्तन हो रहा है। ऐसा केस वहां पर भी होता है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में तेल भरा हुआ है, धीरे धीरे समय के साथ मोटरसाइकिल का तेल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो क्या मोटरसाइकिल का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है? क्या मोटरसाइकिल का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है? और अगर मोटरसाइकिल का द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है तो क्या उसका बल परिवर्तित होगा? बिल्कुल सर होगा, बिल्कुल सर होगा। तो ये फॉर्मूला तो रामबाण फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो रामबाण फॉर्मूला है, ये तो रामबाण फॉर्मूला, इसको याद रख लो, ये कहीं पर भी लगा सकते हो, ये तो रामबाण फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से दो केस बना देते हैं हम लोग, जो अभी मैं पढ़ा के गया आपको। यदि मान लो द्रव्यमान नियत है, यदि द्रव्यमान नियत है, यदि द्रव्यमान नियत है, मान लो क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा, जैसे मैंने लिखा था ना, एक बॉल है, एक बॉल का वेग केवल परिवर्तित हो रहा है, उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे क्रिकेटर ने बॉल को छक्का मारा, छक्का मारा तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ पर बॉल टूटी नहीं है, तो बॉल का द्रव्यमान तो क्या है, नियत है। अब बॉल का द्रव्यमान नियत है तो वेग परिवर्तित हो रहा है, द्रव्यमान तो क्या है उसका, नियत, द्रव्यमान तो क्या है, नियत, लेकिन बदल क्या रहा है, वेग, बदल क्या रहा है, वेग। तो वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो अब जब देखो इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, द्रव्यमान नियत है और नियत राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है या नहीं होता, बताओ मुझे। नियत राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है या नहीं होता, बताओ। नियत राशि का अवकलन शून्य होता है या नहीं होता। अब आप बोलते हो सर द्रव्यमान नियत है, ये राशि नियत है, जरा देखना, मैं कह रहा हूं ये राशि क्या है, ये राशि क्या है, ये राशि क्या है, ये वाली राशि क्या है, नियत है, ये वाली राशि क्या है, जरा नियत है। और नियत राशि का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास बचेगा m dv बट्टे dt, m dv बट्टे dt। dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे लगने वाला समय, वेग में परिवर्तन बट्टा समय क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टा समय क्या होता है, त्वरण होता है या नहीं होता। तो ये F बराबर ma यहां से निकल के आता है, F बराबर ma कहां से निकल के आता है, यहां से निकल कर आता है। बात समझ में आ रही है। अब कई बार मान लो मैं ये कहता हूं कि वस्तु का वेग नियत है, मान लो वस्तु का वेग क्या है, नियत है, वस्तु का क्या हो रहा है, वेग नियत है। तो जब वेग नियत है, मान लेते हैं वस्तु का वेग क्या है, मान लेता हूं वस्तु का एक बार वेग नियत है, तो वस्तु का अगर वेग नियत है, उस स्थिति में अगर बल निकालना है तो अब बताओ वेग नियत है, नियत राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियत राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, नियत राशि का अवकलन क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वेग नियत है, नियत राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य, नियत राशि का अवकलन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस राशि का अवकलन शून्य होने पर ये शून्य होगी, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा क्या, v dm बटा dt। तो आपको पता है जब वेग नियत है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है तो ये वाला सूत्र लगाइए, और यदि द्रव्यमान नियत है और वेग में परिवर्तन हो रहा है तो ये वाला सूत्र लगाइए। 80 से 90% क्वेश्चन में अपने को यही वाला पढ़ना है, 80 से 90% क्वेश्चन में यही वाला पढ़ना है, बहुत रेयर केस में अपने को ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल में अपन ये देखेंगे कि कई बार द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है और वेग भी परिवर्तित होता है, द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है और क्या होता है, वेग भी परिवर्तित होता है। अब जरा सोचिए द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है यानी कि m में परिवर्तन हो रहा है और वेग भी परिवर्तन हो रहा है। अब दोनों ही परिवर्तन हो रहा है यानी कि दोनों अब नियत नहीं है, दोनों नियत नहीं है, दोनों में ही क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब जब दोनों राशियों में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर दोनों राशियों में परिवर्तन हो रहा है तो ये वाला सूत्र लगाइए, अगर दोनों राशियों में परिवर्तन हो रहा है तो ये वाला सूत्र लगाइए। यदि यदि दोनों राशियां, यदि m व v दोनों में परिवर्तन है, यदि m व v दोनों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं 90% क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। तो F इक्वल टू एम ए,
F इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी और F इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी वी डी एम अपॉन डी टी। ये तीन फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। आपको पता चल गया होगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। नोट्स बनाते हुए चले, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये जो बल है इसको बाह्य बल भी बोलते हैं। इस बल को हम क्या बोलते हैं? बाह्य बल भी बोलते हैं। कुछ जगह इसको एक्सटर्नल बल भी लिखा जाता है। एक्सटर्नल, तो अंग्रेजी में एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य बल। क्या होता है? बाह्य बल। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? किसी को भी कोई दिक्कत है? एकदम आसान चीज है, एकदम कोई वो वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। एम और एम डैश का मतलब भी यहाँ पता है। यदि एम में परिवर्तन हो रहा है, एम में परिवर्तन हो रहा है और ये एम डैश उसकी परिवर्तित वैल्यू है, परिवर्तित वैल्यू है, परिवर्तित मान है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। आइए, इसका मतलब ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं बल की, आइए फिर से कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस बार जो चीजें पढ़ रहे हैं वो बलों के प्रभाव में बदल रही है। बलों के प्रभाव में क्या है? बदल रही है, यानी कि वस्तु अस्थायी संतुलन की अवस्था में नहीं है। क्योंकि पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा कि वस्तु संतुलन की अवस्था में थी, साम्य अवस्था में थी, यानी कि उस पर लगने वाला कुल बल कितना था? 0 था। अब क्या होगा? चूंकि न्यूटनीय गति का द्वितीय नियम आ चुका है, अब वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? 0 नहीं है। अब वस्तु पर बल लगेगा, और जब वस्तु पर बल लगेगा तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो अब आज हम देखेंगे। आइए पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में क्या है जरा देखेंगे। मान लो सबसे पहले एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है और इस पर आपने बल लगाया F। मैंने कहा ये बल आपने लगाया है बाहर से। मैंने कहा इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। क्या बोला मैंने? इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। आपने बोला सर ठीक है, इस वस्तु का क्या निकालना है? हमें त्वरण। मैंने क्या बताया? सबसे पहले वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। सबसे पहले वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बनाओ। सबसे पहले मुक्त रेखा चित्र बनाए, तो आइए सबसे पहले मुक्त रेखा चित्र बनाते हैं। ये लीजिए, मान लो ये रहा द्रव्यमान m। इस द्रव्यमान m को पृथ्वी कहां खींचेगी? mg, नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्व बल लगाएगा। ये पट्टा इस द्रव्यमान को क्या देगा? एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगा। क्या देगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगा। और वो कहां देगा? ऊपर की तरफ देगा, n देगा। और इस वस्तु पर एक बल F लग रहा है। चूंकि आपको दिखाई दे रहा है इस बल के कारण वस्तु कहां जाएगी? इस क्षैतिज दिशा में गति करेगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु की कोई गति नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं गति हो पाएगी? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में जो अभिलंब बल है उसको गुरुत्वीय बल क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। ऊर्ध्वाधर दिशा की अगर बात करूं, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करूं तो मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर देखूं तो मैं ये कह सकता हूं, ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो अभिलंब बल है, कौन सा बल है? अभिलंब बल गुरुत्वीय बल को क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु की कोई गति नहीं होगी, लेकिन क्षैतिज दिशा में इस बल के विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लग रहा। इसका मतलब वस्तु कौन सी दिशा में गति करेगी? क्षैतिज दिशा में गति करेगी। किसके कारण? इस बल के प्रभाव में, इस बल के प्रभाव में। तो m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाता है, m द्रव्यमान की वस्तु पर यदि कोई बल लगाया जाता है तो F इज इक्वल टू क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू क्या लिखोगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्योंकि जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस पर क्या आता है? त्वरण आता है, क्योंकि उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो यहां से त्वरण का मान क्या निकल के आ गया? त्वरण का मान क्या निकल के आ गया? जल्दी से बोलो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बोला आपने? आपने बोला सर F बटा m निकल के आ गया। मजा आया या नहीं आया? ये तो बहुत बेसिक सी बात बताइए, बहुत बेसिक सी बात। आगे अभी और चलेंगे, और चीजों को हम देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करना है। कोई दिक्कत वाली बात? देख लो एक बार, किसी को भी किसी तरह की समस्या है?
ठीक है, आओ अब एक करते हैं अगला दो ब्लॉक सिस्टम। मान लो अब दो ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। इस बार हमने क्या किया, 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 दो ब्लॉक लगाए। मान लो एक ब्लॉक लगा दिया M1 और एक ब्लॉक लगा दिया हमने M2 और इस पे लगाया बल F। मैंने बोला कि निकाय का त्वरण, निकाय का मतलब हो गया M1 और M2 का त्वरण निकालो, M1 और M2 का त्वरण निकालो, या पूरे निकाय का मतलब दोनों को मिलाकर एक निकाय बनता है, इसका त्वरण निकालो। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान, अभिलंब बल का मान भी ज्ञात करो। अभिलंब बल का मान ज्ञात करो। चलो कैसे करेंगे आओ। चूंकि वस्तु पर बल किधर लग रहा है, क्षैतिज दिशा में लग रहा है, यानी कि जो वस्तु का जो त्वरण होगा वो क्षैतिज दिशा में होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं हो पाएगा। ये बात तो सीधे इस क्वेश्चन को देखने से लग रही है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बनाना होता है और बाद में उसकी समीकरणें लिखनी होती है। तो आइए सबसे पहले वस्तु का मुक्त रेखा चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया M2, क्या लिया M2। M2 पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए, एक तो बल इधर लग रहा है F। क्या वस्तु M2 M1 के संपर्क में है, क्या वस्तु M2 M1 के संपर्क में है? आपने बोला हाँ सर वस्तु तो M2 M1 के संपर्क में है। तो संपर्क में है तो क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को संपर्क में होती है तो क्या लगता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। याद आया? याद नहीं आया या किसी को बात समझ नहीं आ रही तो मेरा पहला और दूसरा वीडियो जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। सारी बातें क्लियर कर रखी है वहां पर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तनाव बल कब और कैसे लगता है, सारी बातें एक एक चीज क्लियर कर रखी है। और जो लगातार वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको ये पता चल रहा है कि सर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है, सर कैसे बता रहे हैं, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आ रही है। आइए तो M1 क्या करेगा, M2 पर क्या लगाएगा, सतह के लंब एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा, वो लीजिए N लगा दी इसने। अच्छा, इस M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, क्या लिखेंगे F2G। और ये सतह इसको एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगा, मान लो N1 दे रहा है। सतह का मान बदलने पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान बदलता है, ये भी आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं पहले ही। इसीलिए यहां पर भी N और यहां पर N लिखा नहीं है, दोनों वस्तुएं अलग अलग है, क्योंकि ये M2 और M1 के बीच लगने वाला है और ये सतह और वस्तु के बीच लगने वाला है। तो यहां पर N1 लिखा है और यहां पर N लिखा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं M1 की, तो M1 पर अगर ध्यान से देखो तो फिर से एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगा, वो आएगा N1 और नीचे क्या आएगा, इस पर M1G आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींचेगी। लेकिन ये M2 क्या करेगा इस पर, M2 क्या करेगा इस पर, जरा बताओ तो मुझे अच्छे से। M2 क्या करेगा इस पर, M2 इस दिशा में क्या लगाएगा, M2 इस दिशा में क्या लगाएगा, क्षैतिज दिशा में क्या लगा रहा है, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल। उसके अलावा तो कोई नहीं लगेगा, क्योंकि F तो केवल M2 पे लगता हुआ दिख रहा है। F किस पे लगता हुआ दिख रहा है, M2 पर। M1 पे तो लगता हुआ नहीं दिख रहा ना। M1 पे क्या लग रहा है, M2 द्वारा आरोपित बल। और M2 द्वारा आरोपित बल क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। वो किधर लगाया जाएगा, इसके इधर में लगाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है बल सदैव युग्म में लगते हैं, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो चलिए समीकरण लिखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करेगी तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो कोई गति नहीं होगी। यानी कि अगर मैं y दिशा की बात करूं, y दिशा की बात करूं तो y दिशा में क्या हो रहा है, N1 इक्वल टू M2G हो रहा है, N1 इक्वल टू M2G हो रहा है। लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो रहा है, ध्यान, क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है, क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है, इस दिशा में एक बल लग रहा है F बल लग रहा है और अभिलंब प्रतिक्रिया बल इधर की तरफ लग रहा है F-N। और चूंकि क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है तो इस बल के कारण रोकने वाला कोई नहीं है। इस बल के कारण वस्तु में क्या होगी, गति होगी, और गति होगी तो F इक्वल टू एक परिणामी बल आएगा या नहीं आएगा,
एक परिणामी बल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखो F इधर लग रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन F के कारण वस्तु कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। और F इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, F इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, M इंटू ए, M इंटू ए, M इंटू ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, M इंटू ए पढ़ते हैं। ये लीजिए एक समीकरण बना ली, F इक्वल टू। अगर मैं इसके लिए बात करूं, फिर ये भी ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं होगी, तो N1 को कौन बैलेंस करेगा, कौन संतुलित करेगा, M1G करेगा, बात खत्म हो गई। अब मुझे बताओ क्षैतिज दिशा में क्या लग रहा है, इस पर एक अभिलंब बल लग रहा है, क्या इस अभिलंब को कोई रोकने वाला है, कोई रोकने वाला है नहीं। अगर बल लग रहा है तो वस्तु के अंदर क्या आएगा, त्वरण आएगा या नहीं आएगा, त्वरण आएगा या नहीं आएगा। तो ये लीजिए बल के कारण जो वस्तु में त्वरण आया N इक्वल टू M1A। क्यों आया, क्योंकि N अभिलंब बल भी क्या है, एक बल है, और बल बराबर क्या होता है, M इंटू ए। क्या इस पर N लग रहा है, इस N के कारण वस्तु कहां चली जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, दो समीकरण बना ली, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे हमने दो समीकरण बना ली, 1 और 2। एकदम क्लियर है। अगर कोई भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इन दो समीकरणों को लेकर आगे बढ़ता हूं। पहली बन गई F माइनस N इक्वल टू M2A। तो F माइनस N इज इक्वल टू M2A, और एक निकल गई थी N इक्वल टू M1A। समीकरण 2 से N का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, समीकरण 2 से समीकरण N का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो N M1A इज इक्वल टू M2A, तो F इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। तो F इज इक्वल टू, अगर यहां से A कॉमन लूं तो ये बनेगा M1 प्लस M2। तो यहां से A इज इक्वल टू बन गया हमारा F अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा वस्तु का त्वरण आ गया। और अगर अभिलंब बल का मान पूछा तो N बराबर क्या निकल के आ गया, M1A निकल के आ गया। तो अभिलंब बल का भी मान निकाल दिया, N बराबर M1A, और त्वरण का मान भी निकाल दिया, A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, आओ दिखा देता हूं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि अगर पहला वाला द्रव्यमान कितना था, M2 था, और ये वाला द्रव्यमान मेरा क्या है, M1 है। और सिंपल सा देखना कि अगर मैं इस वस्तु पर बल लगाऊंगा F, M2 पे हमने बल लगाया तो M2 किधर जाएगा, इधर की तरफ, किधर, क्षैतिज दिशा में। और M1 इससे चिपका हुआ है तो M1 भी किधर जाएगा, क्षैतिज की दिशा में। जितने त्वरण से ये आगे जाएगा उतना ही त्वरण से M1 भी आगे जाएगा। इसका मतलब M1 और M2 का त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। भाई सीधी सी बात है, ये मार्कर मेरे से चिपका हुआ है, और मैं अगर मेरे पर किसी ने बल लगाया तो अगर जितने वेग से मैं आगे जाऊंगा उतने वेग से मार्कर आगे आएगा। जितना वेग मेरा परिवर्तित होगा उतना मार्कर का परिवर्तित होगा, जितना त्वरण मेरा होगा उतना मार्कर का होगा। तो क्या मैं इन दोनों को एक निकाय मान लूं, एक निकाय मान लूं, सिस्टम मान लूं, सिस्टम मान लूं, मतलब दोनों द्रव्यमान को मिला के एक द्रव्यमान मान लूं, दोनों द्रव्यमान को मिला के एक द्रव्यमान मान लूं, और दोनों द्रव्यमान को मिला के हमने क्या मान लिया, एक द्रव्यमान मान लिया। तो मैं आप पूछूं त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, कितना है, दोनों को मिला के एक द्रव्यमान मान लो, कितना हो गया, M1 प्लस M2। कितना हो गया, M1 प्लस M2। समझ में आई या नहीं आई बात, समझ में आई या नहीं आई बात। अगर मान लो मैं यहां पर 3 रख देता, 3 रख देता, कहां दिक्कत थी। मान लो ये रख दिया मैंने M2, और ये रख दिया हमने, इधर रख दिया हमने M3, और इसके इधर में रख दिया हमने M1। ठीक है, आप देखें, अब देखो जरा, अब यहां पे मैंने लगाया बल, मैंने बोला इसका त्वरण निकालो। कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना। देखो F इस पे लगेगा, ये आगे जाएगा, ये इसके साथ चिपका हुआ, कौन, M2 M1 से चिपका हुआ, तो जब M3 आगे जाएगा तो M2 भी आगे जाएगा, और M2 आगे जाएगा तो M1 भी आगे जाएगा। तो सबका त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। इस पूरे को हटा के एक द्रव्यमान मान लो, एक द्रव्यमान मान लो, एक द्रव्यमान मान सकता हूं, बिल्कुल सर मान सकते हो। क्यों, क्योंकि तीनों का की गति की दिशा एक ही समान है और तीनों का वेग भी एक समान होगा। तो यहां से त्वरण बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F लगाया आपने बट्टा कुल द्रव्यमान M का कुल द्रव्यमान का मान कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3। एकदम आसान है या नहीं है, बताओ, एकदम आसान है या नहीं है। 3 की जगह 4 लगा दो, कहां दिक्कत, 3 की जगह 4 लगा दो, कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए, एकदम अच्छे से समझ में आई है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप लोग पॉज करके पहले खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। आओ देखिए क्या किया इस बार हमने। इस बार मान लो मैं आपको वैल्यू दे देता हूं, मान लेता हूं मैं आपको वैल्यू दे दूं। मैं वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा कि क्वेश्चन करना आपके लिए आसान बन जाए, जब भी कोई भी वैल्यू का क्वेश्चन आए आप इमीडिएटली कर सको। चलो चेक करें। इस बार मान लो ये आपका M1 है और ये लो M2 है, लेकिन इस बार जो बल लगाया गया है वो किसी कोण पे लगा दिया गया है। मान लो वो बल लगाया गया है किसी थीटा कोण पर, किसी थीटा कोण पे लगाया गया है। अब बोला कि इस निकाय का क्या निकालो, त्वरण निकालो। इस पे इन दोनों के मध्य लगने वाला अभिलंब बल निकालो, इन दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाला अभिलंब बल निकालो। और ये हमने जो F लगाया है ये इस बार किसी कोण पे लगा दिया। क्या करना है, कुछ नहीं करना। जब भी कोई सदिश राशि, यानी कि यहाँ पे बल क्या है, आपकी सदिश राशि है, तो सबसे पहले उसके घटक बना लो। क्या कर लो, घटक बना लो। घटक बनाने से ये डायग्राम थोड़ा सा कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं घटक बनाऊं, सबसे पहला काम होता है इसका घटक बना लेना। एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक बना लेना। ये लो भैया, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बना देता हूं मैं। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक। इसका क्षैतिज घटक कैसा होगा, क्षैतिज घटक इसका होगा इधर, और वो होगा तुम्हारा थीटा के साथ क्या होता है आपको पता है, एफ कॉस थीटा के साथ क्या होता है, एफ कॉस थीटा। थीटा के साथ क्या होता है आपका एफ कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट क्या होता है आपका एफ साइन थीटा। ध्यान से देखना मैंने ये घटक कैसे बनाए, ध्यान देना। यहां से समझाता हूं। मान लो ये वस्तु पर बल लगाया आपने एफ, और ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है। तो एफ के दो घटक, एक थीटा के साथ इधर आओगे, इधर आओगे तो ये वाला घटक ऐसे आएगा एफ कॉस थीटा, और एक थीटा के विपरीत घटक कैसा आएगा, ऐसा। मतलब तीर कहां पे आता नजर आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, भाई ये देखो ऐसे है, तो एक घटक थीटा के साथ कॉस थीटा इस दिशा में, और एक थीटा के विपरीत दिशा में कहां पर, नीचे की ओर। ये कहां हो गया एफ साइन थीटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक, अब फिर से देखें निकाय का त्वरण निकालना है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालना है। तरीका तो समान ही है। आइए कैसे करना है। सबसे पहले मैं किसको लिखता हूं, M1 को लिखता हूं। M1 पे अभिलंब बल कहां लग रहा होगा, सतह कहां दे रहेगी, ऊपर की तरफ। मान लेता हूं N1। इसका M1 जी कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। लेकिन यहां पर एक बल और लग रहा है नीचे की तरफ, वो क्या लग रहा होगा एफ साइन थीटा। और एक इधर की तरफ बल लग रहा होगा, वो क्या लग रहा होगा एफ कॉस थीटा। एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल M2 किसको दे रहा होगा, M1 को दे रहा होगा। कितना दे रहा होगा, मान लो n दे रहा है। ये हमने इसका बना दिया। अब इसी तरह से M2 को देखो जरा, M2 को देखो। M2 पे क्या लगेगा, M1 द्वारा क्या दिया जाएगा, एक अभिलंब बल। उधर की दिशा कैसे होगी बताओ मुझे, n होगा। ऊपर में क्या लगेगा, ऊपर में एक अभिलंब बल लगेगा N1, नीचे क्या लगेगा M2 की। क्योंकि आपको पता है वस्तु कौन सी दिशा में गति करेगी, क्षैतिज दिशा में गति करेगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे।
ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को संतुलित कर लेंगे, यानी कि N1 इज इक्वल टू M1G प्लस F साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो इसमें ऊर्ध्वाधर दिशा में तो कोई गति होती नहीं, तो कौन सी दिशा में गति होगी, क्षैतिज दिशा में। अब F बड़ा है, F के कारण गति कहां जाएगी, इधर की तरफ। तो ये लो F cos थीटा, अभिलंब बल किधर लग रहा है, इधर की तरफ, माइनस का n बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, M1 इंटू ए। सिखा के आए हूं भाई, ये बल इधर लग रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बल बड़ा है, तो ये कहां चली जाएगी वस्तु, ये बल वस्तु कहां चली जाएगी, आगे की तरफ। और F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये लो हमने लिख दिया। इसी तरीके से इसके लिए बात करूं तो N1 इज इक्वल टू M2G, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। लेकिन क्षैतिज दिशा की बात करूं तो क्षैतिज दिशा में इस पे क्या लग रहा है, अभिलंब बल। क्या अभिलंब बल को कोई रोकने वाला है, नहीं। और बल होगा तो बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण M इंटू ए आ जाएगी, समीकरण 2 सिखाया था। इस समीकरण 2 से n का मान समीकरण 1 में रख दो, तो F cos थीटा माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, F cos थीटा बराबर M1A प्लस M2A, तो F cos थीटा बराबर M1 प्लस M2 इंटू A, इसलिए A बराबर F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान ये रहा, यहाँ पर A का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डायरेक्ट करना चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे करते सर, इस पूरे को क्या मान लेते, एक पूरे को क्या मान लेते, निकाय मान लेते, पूरे को निकाय मान लेते। क्या लग रहा है, बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, F cos थीटा। F बराबर क्या होता है, MA, M कितना है, मैंने बोला पूरा मास ले लो, पूरा मास कितना है, M1 प्लस M2, पूरा मास कितना है, M1 प्लस M2, M1 इंटू M2 इंटू A, तो A बराबर क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2। चेक करो, अभी सिखा के गया था सारा। पूरा निकाय मान के भी, पूरा सिस्टम मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना। F cos थीटा लगा, M1 भी आगे जाएगा, M2 भी आगे जाएगा, दोनों को मिला के एक मास मान लो M, और M बराबर M1 प्लस M2 होता है। A बराबर F अपॉन M, F कितना लग रहा है यहाँ पर, F कितना लग रहा है, F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है, किसी को भी कोई दिक्कत है अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में, तो मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, वीडियो को वापस पॉज करके रिवर्स करके वापस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखेंगे रस्सी वाले क्वेश्चन, रस्सी वाले प्रश्न, रस्सी यानी कि स्ट्रिंग वाले प्रश्न, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कैसे करना है। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, एकदम आसान तरीका, मैं बाकी सारी चीजें बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन पहला कैसा है, पहला क्वेश्चन कैसा है, ऐसा आएगा, मान लो ये M द्रव्यमान है, ये रस्सी है, इस रस्सी पर आपने बल लगाया। सुनना मेरी बात एकदम आसानी से, अगर मैं इस रस्सी पर बल लगाऊंगा तो क्या इस रस्सी पर तनाव आएगा, बिल्कुल सा तनाव आएगा। तनाव किधर होगा, इस संपर्क बिंदु से दूर, इधर की तरफ। अब देखिए, रस्सी अवितान्य मानो, रस्सी को जब तक कुछ नहीं मान बोला, रस्सी को द्रव्यमानहीन मानना है, अवितान्य मानना है, तो हमने बोला हर बिंदु पे तनाव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तनाव भी बल है, F भी बल है, तनाव भी बल है, F भी बल है। तो यहां पर इस स्थिति में F और T बराबर होंगे, F और T क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि हर बिंदु पर तनाव लगता रहेगा और तनाव का मान हर बिंदु पर समान रहेगा। और ये यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इस रस्सी पर,
F लगा रहे हैं, इस F के कारण रस्सी में तनाव आएगा और तनाव बल यहाँ पर रस्सी पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो मैंने बोला कि इस द्रव्यमान का त्वरण निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना, F इज इक्वल टू एम ए लिख दो, चाहे आप इसमें T इज इक्वल टू एम ए लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि ये हर बिंदु पर तनाव समान है, तनाव भी बल है, F भी बल है, तो तनाव की जगह F को लिखा जा सकता है केवल इस केस में। तो यहां से A बराबर आपका क्या निकल के आया, F बटा M, या F के जगह आप लिख सकते हो A बराबर T बटा M, चाहे तनाव बोलो चाहे बल बोलो, यहां पर एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है जरा देखो, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, करना ही पड़ेगा, चेंज जरूरी भी है, चेंज करेंगे तो ही ना मजा आएगा, मजा तो सबको चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? हर चीज में मजे होने चाहिए, चाहे प्रश्न करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मजे करो, मजा आना जरूरी है। चलो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। M1 लिया, यहां पर लिया M2 और यहां पे मैंने लगाया F। अरे वाह सर, वाह वाह वाह, डायग्राम तो ठीक है। मैंने कहा इन दोनों के मध्य लगने वाले तनाव बल का मान ज्ञात करो और निकाय का त्वरण ज्ञात करो। रस्सी में तनाव व निकाय का, या हम कह सकते हैं M1 व M2 का त्वरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्वरण ज्ञात करो। त्वरण ज्ञात करो। क्या करना है? आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ आता है। क्या करना है? सबसे पहला काम मुक्त रेखा चित्र बनाना। आइए, सबसे पहला काम क्या करना है? मुक्त रेखा चित्र बनाना है। M2 का मान इधर F लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला, जिधर बल लगाओगे वहां बल और तनाव का मान क्या रहता है? समान। अच्छा, इस पर तनाव किधर लगेगा? इस पर तनाव लगेगा इधर की तरफ, लगेगा या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? इस पर पृथ्वी कहां खींचेगी इसको? M2G से नीचे की तरफ। लेकिन क्या इस पर ये संपर्क है? संपर्क होगा तो क्या लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब आप मुझे बताओ, वस्तु किधर गति करेगी? आपको तो पता चलने लग गया कि सर बल इधर लग रहा है, तो वस्तु किधर गति करेगी? इधर की ओर गति करेगी सर, इधर की ओर। मैंने कहा अगर इधर की तरफ गति करेगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं होगी, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के बल तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? संतुलित करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? ऊर्ध्वाधर दिशा के बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे या नहीं करेंगे? आपने बोला हाँ सर कर देंगे। लेकिन क्षैतिज दिशा में क्या हो रहा है? एक बल लग रहा है F आगे की तरफ, और तनाव बल कहां लग रहा है? पीछे की तरफ। पर इस बल के कारण वस्तु कहां जाएगी? इस बल के कारण वस्तु कहां जाएगी? आगे की तरफ। कितना है? F आगे की तरफ लग रहा है, तनाव बल क्या कर रहा है? पीछे की तरफ। लेकिन इस बल के कारण वस्तु आगे जाएगी, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है? त्वरण। समीकरण 1 बना दिया हमने। इसी तरीके से अगर मैं M1 की बात करूं, जरा वापस देखना, M1 पर पृथ्वी कहां खींचेगी? नीचे की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा? ऊपर की ओर। और तनाव बल कहां लगेगा? इधर। जरा फिर से सोचना सॉरी, क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में गति होगी? नहीं सर, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर क्या लग रहा है? N, नीचे क्या लग रहा है? M1G। ये तो संतुलित हो जाएंगे। लेकिन क्षैतिज दिशा में इस पर एक तनाव बल लग रहा है, और इस तनाव बल के कारण वस्तु कहां जाएगी? आगे की तरफ। क्योंकि जब बल लगता है तो वस्तु के अंदर क्या आता है? त्वरण आता है, वस्तु के अंदर गति होगी। तो यहां से अगर मैं पूछूं तो T बराबर आप क्या लिखोगे? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये लो समीकरण 2 बना ली। अब मैंने बोला त्वरण का तनाव का मान निकालो। तनाव का मान आपने निकाल लिया, M1 इंटू ए का मान मैं निकालता हूं। समीकरण 1 और 2 से ए का मान निकालिए। समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से आप क्या देख रहे हो? टी का मान यहां पुट करो, टी का मान पुट करो। टी का मान कितना है? M1A
बराबर M2A, तो F बराबर क्या हो गया, M1 प्लस M2 इंटू A, तो A बराबर क्या निकल के आ गया, F अपॉन M1 प्लस M2। तनाव का मान निकालना है, A का मान यहां पे पुट करना है तो करो, और तनाव का मान निकाल लो। A का मान यहां से निकाल के पुट कर दो इसके अंदर, तनाव का मान निकाल लो। कितना आसान है, कितना आसान है, बोलो कितना आसान। मजा आया नहीं आया, आया या नहीं आया, एकदम आसान है या नहीं है, जल्दी से बोलो। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना। हर क्वेश्चन करना सिखा दूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चुटकियों का खेल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। चलो बढ़े आगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 ब्लॉक होते, अभी 2 ब्लॉक किया, 3 ब्लॉक होते तो कैसे, और किसी कोण पे लगाते तो कैसे, फिर वही चीज करके देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने आंसर सही दिए हैं। चलिए मैं क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूं, आपको करना है। ये M3 है, ये M2 है, और ये M1 है, और यहां पे मैंने इस पे लगाया बल F है। आपको इस निकाय का त्वरण व रस्सी में तनाव का मान ज्ञात करना है। यदि इस रस्सी में तनाव का मान T1 है और यदि इस रस्सी में तनाव का मान T2 है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं और चेंज करूं, ये M2 है, ये M1 है, और इस बार बल लगाया F, और ये एंगल थीटा है, और मैं कह रहा हूं वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। तो आप ये तनाव T का मान, तनाव का मान व त्वरण का मान ज्ञात करें। टेंशन का मान ज्ञात करना है और त्वरण का मान ज्ञात करना है, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को पुट करना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करना है। क्लियर है? नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में बात करेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, आपको पता चलेगा। चलिए अब चलता हूं मैं आगे। एटवुड मशीन, घिरनी, घिरनी, अरे वाह सर, ये तो हमने खूब चलाई है, जिसको हम बोलते हैं एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, कौन सी मशीन? एटवुड मशीन बोलते हैं। अब थोड़ा टेक्निकली हो गया ना स्ट्रॉन्ग, अब जमाना बदल रहा है। पहले बोले घिरनी, जो कुआं होता था ना, कुआं कुआं था ना, कुआं, ऐसा कुआं था, वो कुआं, ये कुआं था, इसे पानी निकालना एकदम आसान नहीं था, पानी निकालना आसान नहीं था, पानी निकालना आसान नहीं था। तो यहाँ पे एक घिरनी लगी होती थी, यहाँ से एक बाल्टी होती थी कुएं के अंदर। देखो कलाकारी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फाइन आर्ट्स पढ़ी नहीं मैंने। और मान लो यहाँ से जो लेडीज थी होती थी या जो भी आदमी होता था वो उस रस्सी से पानी खींचता था। तो ये जो घिरनी होती थी ना, इस घिरनी के कारण पानी को, बाल्टी को खींचना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। क्या हो जाता था? आसान हो जाता था। इसको बोलते थे घिरनी। पर अब थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस हो गए तो बोलते हैं एटवुड मशीन। स्टैंडर्ड अच्छा लगता है बोलने में, बस और कुछ नहीं है। घिरनी थोड़ा सा ऐसा लगता है घिरनी क्या है, एटवुड मशीन, हाँ अब लगता है हाँ स्टैंडर्ड है हमारा। तो ये हमारा हो गया एटवुड मशीन। कैसे काम करता है, कैसे इसमें त्वरण होता है, कैसे तनाव होता है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। तो एटवुड मशीन समझ में आ गई होगी कैसे होती है, ठीक है ना। हालांकि जो हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट होती है,
वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके अंदर भी घिरनियां लगी होती है। अगर आपके घर में लिफ्ट है या आपने कहीं लिफ्ट देखी है तो लिफ्ट को जाके देखोगे तो उसके अंदर भी घिरनी लगी होती है। घिरनी क्या करती है, लिफ्ट को खींचती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। और भी बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे पहाड़ी एरिया में जाते हो तो वहां पे एक रोप वे होता है। रोप वे क्या होता है, रोप वे, जो आपको पहाड़ों पे चढ़ाने की काम करता है। एक डब्बा सा बना होता है, उसमें बैठा देते हैं और पहाड़ों पे आपको चढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा उसके अंदर भी क्या होती है, घिरनी होती है। ऐसे घिरनियां बनी होती है, ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे घिरनियां बनी होती है, ऐसे एक इधर आती है एक इधर आती है, तो घिरनियां बनी होती है। इन घिरनियों से किसी भी काम को करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है ना। एक इन घिरनियों को हम बोलते हैं एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन। चलो क्वेश्चन करना सीखते हैं, कैसे करना है। अपना मुद्दा तो क्वेश्चन करना है। अभी पहाड़ों पे चले जाएंगे तो तुम फिर बोलोगे चलो सर पहाड़ी की बातें बताओ। अपने वो नहीं करना, अपने को तो अभी क्वेश्चन करना सीखना है। पहले ही अपन बहुत लेट हो चुके हैं। देखो सबसे पहला ये लो M1 और ये मान लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं अपने लोग M2। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि M1 बड़ा है M2 से, ऐसा कह दिया मैंने। यानी कि ये वस्तु नीचे आ रही है और ये वस्तु ऊपर आ रही है। जब वस्तु नीचे आ रही है तो इस वस्तु के अंदर क्या होगा, त्वरण होगा, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण नीचे आएगी। सॉरी, गुरुत्व बल के कारण क्या आएगी, ये नीचे आएगी। ये नीचे आएगी तो ये कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो चलिए, अब चूंकि इस पर बल लग रहा है तो बल लगेगा तो इसका क्या होगा, इस पर त्वरण निकलेगा। तो त्वरण कैसे निकालना है, तनाव कैसे निकालना है, वो हम सीखेंगे। अब ये मान लो ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो वस्तु ये कहां जा रही है, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगी। सीधी सी बात है। इस त्वरण का मान निकालिए। क्या निकालना है हमें, त्वरण का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। सबसे पहले M1 को देखो। सबसे पहले किसको देखो आप, M1 को देखो। M1 को मुक्त रेखा चित्र बनाओ। M1 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर। लेकिन इसमें धागा है तो धागे में क्या आएगा, एक तनाव आएगा या नहीं आएगा, जरा सोचना। धागे में तनाव आएगा या नहीं आएगा। तनाव कैसे बनाना है, इससे ऊपर की तरफ। बोला था ना तीर छोड़ो ऊपर की तरफ, ये लो तनाव बना दिया टी। कोई दिक्कत और कुछ लगता हो दिख रहा है, नहीं। M2 पे देखो वापस से, M2 पर, M2 को देखो तो M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी, M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की ओर। M2 को पृथ्वी कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। खींचेगी या नहीं खींचेगी, बिल्कुल सर खींचेगी। और इस पे भी तनाव कितना होगा, टी, क्योंकि रस्सी एक ही है। अगर रस्सी एक ही होती है तो तनाव का मान बदलता नहीं है, ये बात कह चुका हूं। इस पे मैं सिंपल सा यहाँ पर भी बना के दिखा सकता हूँ। ये बनेगा M1 जी, यहाँ तनाव आएगा T, यहाँ पर भी तनाव आएगा T, और यहाँ पे आएगा M2 जी। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है, आपने बोला सर M1 बड़ा है किससे, M2 से। तो M1 कहाँ आएगा, नीचे। तो M2 कहाँ जाएगा, ऊपर। M2 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो जरा सोचो कि ये बड़ा है इससे, ये भी बल है और सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी बल है और ये भी बल है, ये भी बल है और ये भी बल है, ये भी बल है और ये भी बल है। अब M1 जी बड़ा है तो वस्तु कहां आएगी, नीचे की तरफ। तो चलिए ये वस्तु नीचे की ओर आई, तो जो तनाव बल है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वस्तु कहां आ रही है, नीचे की तरफ। तो न वस्तु पर नीचे की ओर एक परिणामी बल लग रहा है, और अगर बल लग रहा है तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। बल लग रहा है तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। चलो ये तो नीचे आ गई। जब ये नीचे आएगी तो M2 कहां जाएगा, ऊपर। अच्छा ऊपर कौन लग रहा है, इस पर ऊपर कौन लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, तनाव बल। तो तनाव इसे कहां खींचेगा, ऊपर की तरफ। तनाव इसे कहां खींचेगा, ऊपर की तरफ। M2 जी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो तनाव ऊपर खींचेगा तो तनाव क्या हो गया, बड़ा। तनाव क्या हो गया, बड़ा। माइनस M2G बराबर क्या हो जाएगा, M2A। वापस देखना, वापस देखना। ये M1 जी कहां, वस्तु कहां आ रही है, M1 भारी नीचे आएगा। नीचे आएगा तो नीचे का बल ज्यादा है, किस बल से, तनाव बल से। कितना ज्यादा है, बल में से बल हटाओगे, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब जरा सोचो ये नीचे आएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर। इसका मतलब तनाव ज्यादा है, किससे, M1 जी से। तो तनाव बल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान कितना है इसका, M2 गुणा त्वरण, निकाल दिया।
समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और उत्तर को प्राप्त करेंगे। यहां से दो चीजें निकालनी है, तनाव निकालना है और त्वरण निकालना है। तनाव निकालना है और त्वरण निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? एक तो तनाव का मान निकालना है और एक निकालना है त्वरण का मान। तो चलिए आइए देखते हैं। तनाव निकालना है और क्या निकालना है? त्वरण का मान। मैं इसको यहाँ पे रफ करके सीधा सा यूज करता हूं। आओ देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण एक काम करो, समीकरण 2 से और 1 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो, समीकरण 1 प्लस 2 करो। समीकरण जोड़नी आती है तुम्हें? आती है? देखो जोड़ के बताते, यहीं पे जोड़ देता हूं। आओ, ये क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। ये क्या होगा? m1g माइनस m2g बराबर m1a प्लस m2a। जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो क्या बन गया देखो, m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो यहां से बना m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहां से त्वरण का मान क्या निकल के आया? ये निकल के आया m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। एकदम आसान है या नहीं है बताओ मुझे। और तनाव का मान निकालना है। तनाव का मान निकालना है, क्या करेंगे? तनाव का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक समीकरण में ए का मान रख दो, तनाव का मान निकल जाएगा। किसी भी एक समीकरण में ए का मान रख दो, तनाव का मान निकल जाएगा। किसी भी एक समीकरण में तनाव का मान रख दो, ए का मान रख दो, तनाव का मान निकल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, हम देखते हैं। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a लिखा था मैंने, देखते तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a लिखा था। तो ठीक है, और यहां से a का मान कितना निकल के लाया था हमारा? a का मान कितना आया था? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यही आया था क्या? चेक कर लेते एक बार। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, आया था। इस a का मान इसमें रख दो, इस a का मान इसमें रख दो, तनाव का मान निकल के आ जाएगा। m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। चलो लिखाई, m1g माइनस टी इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर माइनस m1 m2g। यहां से सॉल्व करेंगे वापस। m1 स्क्वायर g माइनस टी m1 प्लस m1 m2g माइनस टी m2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर माइनस m1 m2g। गुणा कर दी। देखिए तो क्या बन रहा है? देखिए तो m1 स्क्वायर, यहाँ पे g भी आएगा, यहाँ पे g भी आएगा। ठीक है, गुणा कर दी ना, m1 इंटू m1 स्क्वायर g आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए m1 स्क्वायर जी और m1 स्क्वायर जी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बच रहा है? टी एम वन। इसको देखो, तो यहाँ बच रहा है m1 m2g। इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या करेगा? ये प्लस हो जाएगा m1 m2g। ठीक है, और ये माइनस का tm1 इधर जाएगा तो ये प्लस का tm1 बनेगा। ये माइनस का tm2 इधर जाएगा तो ये प्लस का tm2 बनेगा। तो ये बन गया 2m1 m2g इज इक्वल टू, टी कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2। तो यहाँ से तनाव कितना निकल के आ गया जरा देखिएगा, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसको देखिएगा, सिंप्लीफाई किया है मैंने, गुणा किया है, गुणा करके
जो माइनस वाली टर्म है उसको लेफ्ट राइट साइड में ले गए, और जो माइनस वाली इधर वाली जो माइनस वाली टर्म है उसको मैं राइट साइड में लाया हूँ। कैलकुलेशन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ, और अगली क्लास में हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास अलॉट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, नोट्स बनाते चलिए। अगर किसी को नोट्स सारगर्भित चाहिए, अगर सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए, हमारी आरबीएससी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारे नोट्स कुछ ही टाइम में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।